जो कि फर्श से लेकर अर्श तक की कहानी है। जी हाँ, ये फ्रेज बिल्कुल सही साबित होता है उनके ऊपर जिनका नाम है खेसारी लाल यादव, भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार। एक ऐसा व्यक्ति जो इतना गरीब परिवार से आता है कि वो और उनके पिता दिल्ली में लिट्टी चोखा बेचा करते थे। कुछ दिख ही नहीं रहा था। 1.5 किलोमीटर तक सिर्फ लोग ही दिख रहे थे, रोड नहीं दिख रहा था। तो एक इमोशनल पल हमारे लिए दोनों दिन रहा। मेरा शुरू भी इमोशन था और लास्ट दिन भी इमोशन था। क्या आप अपना चुनाव जीत पाएंगे? सवाल का एक हिस्सा यह है। दूसरा यह है कि इंडिया गठबंधन के सितारे आपको कैसे नजर आ रहे हैं? जीतना और हारना अपनी जगह पे है। सच पूछिए तो मैं यहाँ लोगों का दिल जीतने आया हूँ। मैं लोगों की दर्द की दवा बनने आया हूँ। धर्म की राजनीति करके बिहार में लोगों को बांटने की कोशिश हो रही है। आप लोग कहते हैं इच्छाओं का अंत हो जाता है तो इंसान संत हो जाता है। अगर आप इतना ही संत प्रवृत्ति के आदमी हैं तो आपको राजनेता बनने की क्या जरूरत है। संत को तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। अभी भी जंगल राज से डराया जा रहा है लोगों को। आपके नाम में भी यादव लगा हुआ है। कहा जा रहा है कि ये तो गुंडा राज वापस आ जाएगा, यादव राज वापस आ जाएगा अगर फिर से आरजेडी सत्ता में आ जाती है। तो इतने सारे मर्डर हो रहे हैं तो सारे यादव ही कर रहे हैं क्या? इतने सारे जो मर्डर हो रहे हैं, रोज तो हत्या हो ही रही है, उसमें कितने यादव लोग मार रहे हैं? यादव मारा है, मरने वाला तो यादव है। तो क्या ये मंगल राज में सिर्फ यादव मारे जाएंगे? नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार के चुनाव की गर्मी अपने शबाब पर है और बिहार से ही एक ऐसी कहानी पिछले कुछ हफ्तों में उभरी है जो कि फर्श से लेकर अर्श तक की कहानी है। जी हाँ, ये फ्रेज बिल्कुल सही साबित होता है उनके ऊपर जिनका नाम है खेसारी लाल यादव, भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार। एक ऐसा व्यक्ति जो इतना गरीब परिवार से आता है कि वो और उनके पिता दिल्ली में लिट्टी चोखा बेचा करते थे। उसके बाद वो उन्होंने ऐसी नाकाम कोशिशें की कि वो गायक बन सकें, स्टार बन सकें। वो सब कुछ नहीं हो पाया। बहुत मेहनत और संघर्ष करने के बाद वो एक बड़े सुपरस्टार बन गए भोजपुरी सिनेमा के। हालांकि उनके ऊपर तमाम तरह के, इस तरह से मैं कहूँगी, आरोप भी लगाए जाते रहे कि भोजपुरी सिनेमा में पवन सिंह या जो खेसारी लाल हैं, इन दोनों की वजह से काफ़ी वल्गैरिटी या नग्नता देखने को मिलती है या इस तरह का फूहड़ संगीत देखने को मिलता है। लेकिन इसके बावजूद एक बड़ा तबका जरूर ऐसा है जो उनकी बेहद तारीफ करता है और उनकी ये पूरी जो सीढ़ी उन्होंने चढ़ी है, जाति की सीढ़ी, समाज की सीढ़ी और इसके अलावा जो आर्थिक सीढ़ी, उसको लेकर बेहद लोकप्रियता है उनकी। क्योंकि इस तरह के गाने भी उन्होंने गाए जो आम जनता की, मैं कहूंगी, नब्ज एक तरह से उन्होंने पकड़ ली। छपरा से आरजेडी के कैंडिडेट हैं और इस पूरे चुनाव में एक तरह के सुपरस्टार चुनाव के भी बने हुए हैं। उन्होंने हमें समय दिया है, खास अपने पूरे बिजी स्केड्यूल में से, जब पूरी चुनावी कैंपेन के दौरान। आइए उनसे बातचीत करते हैं। खेसारी लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। अपना इतना बिजी स्केड्यूल, कैसा रहा आपका तमाम जो कैंपेनिंग का कामकाज था? बहुत मैंने बहुत परेशान था मैं एक्चुअली। मैं जहां से शुरू होता हूं वहीं से सभा शुरू हो जाती है, जहां खड़ा होता हूं वहीं से रैली शुरू हो जाती है। तो ये लोगों का अपार प्यार है मेरे लिए उनके हृदय में हमेशा से जगह है और वो दिल से चाहते हैं शायद, इसलिए वो मुझे इतना प्यार और सम्मान देते हैं। तो अच्छा भी लगता है। बट सो नहीं पा रहा हूँ, खा नहीं पा रहा हूँ और सबको खुश तो नहीं रख पाता हूँ आदमी। कि कभी किसी को डांटना भी पड़ जाता है, उंगली तोड़ दिया सबने मिलकर मेरा। अरे रे। तो ठीक है, अच्छा है कि चलो ये प्यार प्यार से वो आते हैं और उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है तो कुछ ज्यादा तो विषय नहीं है, ठीक है। ये तो प्यार की कीमत आप अदा कर रहे हैं सिर्फ, चाहे उंगली तोड़ दी है या लोग सोने नहीं दे रहे हैं, खाने नहीं दे रहे हैं। मुझे बताइए, इतने बड़े स्टार आप थे, अपने जो आपका फील्ड था म्यूजिक का या आपका जो संगीत का आपकी दुनिया थी, लेकिन राजनीति में इतने बड़े स्टार आप बन गए कि अगर बिहार में 3 लोगों की चर्चा हो रही है तो उनमें सबसे ज्यादा आप हैं तीनों में। ऐसा कैसे हुआ? क्या आपको लगता था कि ये जो शिफ्ट आपने किया अपनी संगीत की दुनिया से राजनीति की दुनिया में, कि ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा आपको? नहीं नहीं, मैं कभी सोचा नहीं था। मैं आज भी मेरी आंखें भर गई। जिस दिन नॉमिनेशन किया था तो पूरा छपरा थमसा गया था। और आज मेरी लास्ट रैली थी, रोड शो, उसमें भी छपरा थम गया आज। कुछ दिख ही नहीं रहा था। 1.5 किलोमीटर तक सिर्फ लोग ही दिख रहे थे, रोड नहीं दिख रहा था। तो एक इमोशनल पल हमारे लिए दोनों दिन रहा। मेरा शुरू भी इमोशन था और लास्ट दिन भी इमोशन था। रीजन ये होता है ना कि मैं बहुत गरीब परिवार से था और खाने की ठीक नहीं थी, घर नहीं थे, कुछ नहीं था। और उस वक्त जब मैं
छपरा में अपना 10वीं का परीक्षा देने आया था 2002-3 में। तो रहने के लिए रूम तक नहीं मिला था, तो हम लोग एक रूम में 12 लोग रहे थे। सब विद्यार्थी ही थे। लेकिन जब मैं आज छपरा आता हूँ तो घर तो छोड़िए, लोगों के दिल में रहता हूँ। तो वो जब याद करता हूँ तो आंखें भर आती है कि क्या भगवान, मैं तो इंसान ही बनने आया था, तुमने मुझे ऐसा दीपक बना दिया कि मैं लोगों के दिल में जल भी रहा हूँ और रह भी रहा हूँ। खेसारी जी, ये तो ठीक अच्छा बात है लगता क्या कि आप दिल्ली में लिट्टी चोखा बेचते थे? आप संगीत की दुनिया में कदम रखने से पहले अपना गाना और नृत्य का जो आपने काम शुरू किया, ये बात सच है कि आप वाकई इतने बुरे हालात से गुजरे थे कि आप लिट्टी चोखा बेचते थे दिल्ली में? है। मेरे हालात बुरे थे, इसीलिए इसीलिए तो चमका मैं। लोग कहते हैं ना कि कचड़े में ही कमल का फूल खिलता है। शायद मेरे पे लागू होता है कि मेरे पास तो कचड़ा भी नहीं था कि मैं खिलूं। मैं शुरू में जब गांव पे था तो उस समय अ, दूध बेचा करता था, क्योंकि भैंस बहुत थी हमारी। 15 से 20 भैंसें रहती थी, भैंस और गाय। तो दूध बेचता था बचपन से। फिर कलाकारी लाइन में हम नरदी ढाके गायक थे, यानी रामायण महाभारत गाने वाला। फिर वहां से शुरुआत हुई, फिर उसमें भी कुछ चीजें ठीक नहीं रही। फिर पापा ने मेरी शादी कर दी। नहीं, शादी से पहले मैं दिल्ली गया था। तो कलाकारों के पास जाना आना जाना आना लगा रहता था, वो जो स्टार थे उसमें। तो करीब करीब मैं 3-4 लोगों के घर पे नौकर भी रहा हूँ। झाड़ू पोछा करना, जूठा धोना, उनका कपड़ा धोना, ये सारी चीजें मैंने की है। तो वो चीजें देखता हूँ। फिर पापा ने मेरी शादी कर दी। शादी के बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर पापा के साथ ही लिट्टी चोखा बेच रहा था, और 2 साल मैंने लिट्टी चोखा बेची। और उसी के पैसे से मैंने कैसेट निकाली, कैसेट भी फ्लॉप हो गया। फिर दो दो कैसेट फ्लॉप हुए। फिर तीसरी कैसेट मेरी चली। तो उसके बाद पैसे लगते नहीं थे। कैसेट लेकर जाना आना इतना टॉप, जब लोग गाली भी देते थे, कैसेट मुंह पे फेंक देते थे। क्योंकि मैं कलाकार, सच पूछे तो मैं गायक अच्छा नहीं था। मेरा गला उस हिसाब से नहीं था, रियाज नहीं थे, मैंने कहीं सीखा नहीं था। तो उसकी वजह से भी होता था। और वो अपनी जगह पे सही थे, क्योंकि बेहतर बेहतर आर्टिस्ट उस समय, बहुत बड़े बड़े कलाकार थे हमारे, बेहतर गाने वाले लोग थे। बट धीरे धीरे चीजें सुलझती गई। फिर मेरी बेटी जब पैदा हुई, उसके 6 महीने बाद मैं स्टार बन गया। वाह, आपकी स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल है। आपको मैं ले आती हूँ अब असली दुनिया में, जो चुनाव की दुनिया है। ये बताइए किस तरह से तस्वीर नजर आ रही है? क्या आप अपना चुनाव जीत पाएंगे? सवाल का एक हिस्सा ये है। दूसरा ये है कि इंडिया गठबंधन के सितारे आपको कैसे नजर आ रहे हैं? संघर्ष तो उन्होंने भी बहुत किया है अपने पूरे जीवन में, चाहे तेजस्वी यादव को हम देखें। हालांकि खैर बड़े बड़े लोगों के, ये बड़े बड़े पिताओं के पुत्र भी हैं, राहुल गांधी भी और तेजस्वी यादव भी। लेकिन आपको फिलहाल अपना चुनाव और पूरा बिहार का चुनाव कैसा लग रहा है? सच पूछिए तो पूरी बिहार के चुनाव मैं ही लड़ रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। क्योंकि पूरा बिहार में चुनाव तो हो रहा है, बट चर्चा सिर्फ छपरा की है। तो ये जान के अच्छा भी लग रहा है कि कम से कम चलो, हिंदुस्तान ने छपरा की गलियों को तो देखा। उस गलियों में क्या प्रॉब्लम है, उस पानी में कैसे हमारे व्यापारी लोग काम करते हैं, कितना टॉप जॉब है। तो जो भी चीजें हैं, और मेरे जीवन में जितना कुछ भी घटना अभी घट रहा है, और जीतना और हारना अपनी जगह पे है। सच पूछिए तो मैं यहाँ लोगों का दिल जीतने आया हूँ। मैं लोगों की दर्द की दवा बनने आया हूँ। और मैं आज तक हारा नहीं। चाहे मेरी गरीबी हो, या मेरे फैमिली जो कुछ नहीं थी, समाज से लेकर अभी तक, मैं हमेशा जीतता हूँ। इसलिए हूँ क्योंकि मेरे लिए कुछ भी मुश्किल हमेशा मुश्किल रहा। छोटी भी छोटी चीज को मैं मुश्किल बनाता हूँ, ताकि मैं शिद्दत से कर पाऊँ उसको, और लगन से उसको करूँ। इसीलिए मैं मुश्किल बनाता हूँ। और जो काम जितना मुश्किल होता है, मुझे लगता है उतना ही इंसान पॉलिश होता है, और उतना ही वो आदमी बेहतर होता है।
लेकिन आपके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति, तथाकथित रूप से नचनिया कहा जा रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ गाना बजाना जानता है, राजनीति क्या जानता होगा, कैसे आम आदमी का वो ध्यान रखेगा, कैसे इतने बड़े बड़े जो ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कारोबारी हैं, उनका मुकाबला कैसे करेगा। बड़े आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं। देखिए, मुझे सच में वो सही बोल रहे हैं कि मुझे राजनीति नहीं आती। मैं राजनेता बनने आया भी नहीं यहाँ। मैं तो बेटा बनने आया हूँ। अपना परिवार चलाने तो आता है ना। 40 परिवार को चलाता हूँ ना। और कम से कम 3-4 लाख लोगों को नौकरी भी दे देता हूँ अपने फिल्म के माध्यम से, अपने एल्बम के माध्यम से। तो मुझे रोजी देने आता है, लोगों का सम्मान करने आता है। मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ ना। तो मुझे इतना तो पता है ना कि बाकी बच्चे भी तो ऐसा ही शिक्षा चाहते हैं। मैं अपने पापा या मम्मी का, मैं खुद का इलाज बेहतर अस्पताल में कराता हूँ ना। तो मुझे इतना तो पता है कि बाकी लोगों को भी बेहतर अस्पताल की जरूरत है। मैं एसी गाड़ी में घूमता हूं ना, तो मुझे महसूस तो होता है ना कि लोगों को भी तो एसी गाड़ी हो चाहिए यार। तो मुझे इतना पता करना है, राजनेता थोड़ी बनना है। मैं अपने परिवार को जिस तरह चलाता हूँ वो मेरे लिए बहुत है। मेरा परिवार मुझे ज्ञान देने के लिए बहुत है। मैं उसी तरह अगर अपने पूरे छपरा को अपना परिवार मान लूं तो शायद मैं अपने परिवार के लिए सोच पाऊंगा। और मैंने मान लिया है, इसीलिए मैं इतनी बातें कर पा रहा हूँ। जैसे होगा कैसे होगा देखिए, मंजिल पता नहीं। चल रहा हूं तो रास्ता बनते जा रहा है। और शायद चलूंगा तो रास्ता बन जाएगा। क्या शानदार आप बातें कह रहे हैं, बहुत ही इंस्पिरेशनल हैं जो बातें आप कह रहे हैं। और मैं देख रही हूँ कि आप ये धर्म की जो गंदी राजनीति हो रही है लोगों को आपस में लड़ाने की, उसका भी मुकाबला अच्छा कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि चलिए 200 मंदिर बना दीजिए। बीजेपी में देख रही हूँ सीधे तौर पर नीतीश कुमार भी उसके चपेड़े में आ गए हैं। धर्म की राजनीति करके बिहार में लोगों को बांटने की कोशिश हो रही है। आपको नहीं लगता धर्म जरूरी है हमारे लिए? तो फिर हम कर्म को क्या करें? कर्म जरूरी है कि नहीं? बट वो कर्म हमारे बिहार में होता तो शायद हम किसी के नौकर नहीं कहलाते। अपने घर में रह के, अपने शहर में रह के, अपने बच्चों के साथ रह के, एक पिता अपने बच्चों से दूर रह के उसके भविष्य के बारे में क्या सोच सकता है? आप मुझे बताइए। पिता जब बच्चों के साथ रहता है तो शायद उनके भला बुरा, वो कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे जीवन शैली को संभाल के चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, बुरी रास्ते पे हैं कि अच्छे रास्ते पे हैं। एक पिता जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए छत होता है। और जब छत नहीं रहती है ना, तो हर वो घर समझिए कि आसमान में ही दिखता है, कोई मतलब नहीं। ये धर्म से घर नहीं चलता है। धर्म, कौन ऐसा आदमी है, क्या इतने दशहरा में हम माँ देवी की पूजा करने जाते हैं तो क्या एनडीए के लोग के कहने से जाते हैं? ऐसा तो नहीं है। हम दीपावली घर में मनाते हैं, लक्ष्मी जी को पूजते हैं, तो क्या एनडीए के लोग हमें प्रेरणा देते हैं कि नहीं आज दीपावली है, आज तो पूजना पड़ेगा आपको? ये सदियों से चला आ रहा है। और इनके कहने और ना कहने से हमारे धर्म को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन है क्या कि ये हमें उस्काते हैं कि आप धर्मवादी बन जाओ और परिवार छोड़ दो। लोग कहते हैं इच्छाओं का अंत हो जाता है तो इंसान संत हो जाता है। अगर आप इतना ही प्रवृत्ति के आदमी हैं तो आपको राजनीति में राजनेता बनने की क्या जरूरत है? संत को तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप एसी गाड़ी में घूमते हैं, आप फ्लाइट में चढ़ते हैं, आप बेहतर जाते हैं तो बेहतर आपको ताज जैसे होटल चाहिए। तो भाई आप किस टाइप के संत हो? सिर्फ लोगों को संत बनाने के लिए आपको जिताया गया है कि पूरी दुनिया को संत बना दीजिए ताकि लोग सिर्फ धर्म और भगवान की ही बात करें, काम की कोई बात ना करें? तो फिर हमारी बीवी बच्चों का क्या होगा? भाई हम गृहस्थ के आदमी हैं, हम गृहस्थ करने वाले हैं, हम किसान के बेटे हैं। हमें तो अनाज चाहिए, खाने के लिए अन्न चाहिए। हम दान के पैसे से तो घर नहीं चला सकते ना। ये दान ही तो दिया गया है, 10,000 रुपये जो हर आदमी के खाते में आया है। बट भाई हमें 10,000 महीना चाहिए। आप हमें रोजी दे दो, हम 10,000 महीना कमा लेंगे, उसमें भी हम 8,000 बचा सकते हैं। हमारा रूम किराया बच जाएगा, हमारा खाने का खर्चा बच जाएगा, क्योंकि हमारे घर से अन्न आता है। हमारे घर में हमारे खेती का अन्न होता ही है। हम उससे खा लेंगे और उस 10,000 को बचा के कम से कम हम अपने बच्चों के बेहतर स्कूल तो दे सकते हैं।
तो आप ये कह रहे हैं अगर पलायन के ऊपर सरकारी, आप टिप्पणी कर रहे हैं, ये पलायन के ना हो तो ये सब कुछ बच जाएगा, किराया बच जाएगा, लेकिन आपको कहेंगे लोग कि भाई बड़े हिंदू विरोधी आदमी हैं, देखिए यहाँ तो पुनर्जागरण हो रहा है, सैकड़ों साल की गुलामी से नरेंद्र मोदी जी आजाद कर रहे हैं हिंदुओं को, ये व्यक्ति कह रहा है कि हमें मंदिर नहीं, हमें तो अस्पताल चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, बड़े हिंदू विरोधी व्यक्ति हैं आप। मुझे अस्पताल इसलिए चाहिए कि मुझे नहीं चाहिए, बिहार के लोगों को चाहिए। मेरे लिए तो, मुझे अमेरिका में अपना ट्रीटमेंट कराना होगा तो मुझे सोचना नहीं, इनको भी अमेरिका में ट्रीटमेंट कराना होगा तो इनको सोचना नहीं। किस जन की बात करते हैं ये लोग, किस लोग की बात करते हैं जिनके वोट से वो पद और कद मिला है? क्या उनको एक बार उनको बारे में नहीं सोचना चाहिए कि अगर इनके पास अगर वो व्यवस्था नहीं है तो क्या ये बेहतर अस्पताल में अपनी जान बचा सकते हैं? नहीं कर सकते मैम। इनके बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में विदेशों में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में तो नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि सरकारी स्कूल की व्यवस्था सही नहीं और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की हमारी क्षमता नहीं। तो मैं कहाँ गलत बोल रहा हूँ? इनको सिर्फ शब्दों से लोगों को छोटा करना है, काम करके। मैं तो यही बोल रहा हूं ना कि आप मंदिर बनाइए, मैं मंदिर का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मस्जिद का विरोध नहीं कर रहा हूँ, गुरुद्वारे का विरोध नहीं, राम का विरोधी नहीं हूं मैं तो राजा राम सिनेमा किया हूँ। मैं राम पे अनेकों भजन गाया हूँ, कृष्ण पे अनेकों भजन गाया हूँ। तो मैं हिंदू विरोधी कैसे हो गया? मैं आपके विचारधारा का विरोधी हूँ कि आप मंदिर बनाते हो तो बेहतर अस्पताल कौन बनाएगा? उसके लिए ट्रम्प आएंगे? बेहतर स्कूल कौन बनाएगा? उसके लिए पुतिन आएंगे? रोजगार के लिए क्या हम किसी और देश को वोट करते हैं? तो आप ही बता दो, तो फिर हम उसी को वोट करेंगे जो हमें रोजगार देगा। मैं तो वही कह रहा हूँ कि कब तक ही चलता रहेगा? 20 साल से बिहार में मोदी जी कई बार आए, 2014 में माननीय प्रधानमंत्री हमारे आए यहाँ पे, और उन्होंने बोला कि इसके इसके बाद जब आऊंगा तो मैं छपरा की चीनी से चाय पीऊंगा। चाय तो पीते हैं, बट आज तक छपरा में चीनी नहीं बन पाया। तो क्यों आप सिर्फ ट्रेन भेजते हो हमें बाहर जाने के लिए? हमें रोकने के लिए कभी फैक्ट्री क्यों नहीं दे देते? हम रुक जाते। हम रुकना चाहते हैं, भाग भाग के पूरा बिहार थक चुका है मैम। उस फैमिली से पूछिए जो पत्नी अपने पति की 2 साल तक वेट करती है, उनके प्रेम में कितनी दूरियां हो जाती है। उन बच्चों से पूछिए जो अपने पिता का आशीर्वाद लेने के लिए 2-2 साल वेट करना पड़ता है। आप क्या कह ये रहे हैं दर्द भागते नहीं? भागते 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 बिहार थक गया है, ये बहुत ऐसी बात है, एक वाक्य में आपने सब कुछ समेट दिया है। एक और बात कही जा रही है बार बार, अभी भी जंगल राज से डराया जा रहा है लोगों को, आपके नाम में भी यादव लगा हुआ है, कहा जा रहा है कि ये तो गुंडा राज वापस आ जाएगा, यादव राज वापस आ जाएगा अगर फिर से आरजेडी सत्ता में आ जाती है। तो इतने सारे मर्डर हो रहे हैं तो सारे यादव ही कर रहे हैं क्या? इतने सारे जो मर्डर हो रहे हैं, रोज तो हत्या होती हो ही रही है, उसमें कितने यादव लोग मार रहे हैं? यादव मरा है, मरने वाला तो यादव है। तो क्या ये मंगल राज में सिर्फ यादव मारे जाएंगे? हम अपराधी हैं, आतंकवादी तो हम नहीं है। बात यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का है मैम। शराबबंदी कराया, कितने नुकसान हो गए, और आज घर घर शराब पहुंच जाता है। पहले से ज्यादा फास्ट आज शराब की बिक्री हो रही है। क्या नीतीश जी को पता नहीं है ये? चाचा नहीं जानते हैं कि एनडीए का कोई नेता नहीं जानता है क्या? क्योंकि खुद ही मंगा के पीते हैं। तो जानते ही होंगे। तो फेल हो गई है ये विषय शराबबंदी, आपको लग रहा है फेल हो गई है शराबबंदी? बिल्कुल शराबबंदी फेल हो गई। बिहार का बच्चा बच्चा से पूछिएगा ना तो आपको बता देगा। मेरा तो छोड़ दीजिए, मैं तो बिहार में बहुत कम रहता हूँ, अब रहने लगा, अब रहना पड़ेगा तो शायद ज्यादा जानूंगा। बात ये सिर्फ जंगल राज की बात करते हैं। मैं तो इनसे यही सवाल कर रहा हूँ कि देखिए 20 साल से तो सरकार आपके हाथ में है, तो फिर आपने इसको कौन सा राज बना दिया है? बता दीजिए, मंगल राज बना दिया? नहीं ना। आप बीती हुई बातों को क्यों हर चुनाव में मुद्दा बनाते हो? आपने जो किया है वो दुनिया को बताओ ना। मेरे कहने का मतलब कि आपने कोई घर लिया, मैंने वो घर लिया था, उस घर में चीजें थी। आज आप राम मंदिर की बात करते हो ना, आप राम मंदिर बनाए हो तो राम मंदिर की बात हो रही है ना। तो वैसा ही तो मैं चाहता हूं कि बिहार में जो किए हो वो बताओ। आप जंगल राज, शुरू से जंगल राज कर रहे हो। आपने एक मंदिर बनाया कि अयोध्या में इतने दिन से पुराने चीजों से हमने राम को ला दिए। लेकिन जब
20 साल से आपका सरकार है, तो अपने बिहार में क्या लाए वही हमें बताओ आप। क्या हो रहा था बिहार में, क्या हुआ था, ये हमें जानना नहीं है। क्योंकि जिंदगी हम जी रहे हैं, हमारे बुजुर्ग नहीं। जो जंगल राज के हिस्सा होंगे उनको ये दर्द हुआ होगा। हम तो आपके हिस्सा हैं, आपके सरकार के हिस्सा हैं। तो हम आपसे सवाल कर रहे हैं। हमें हमें डराओ मत। जंगल राज के नाम पे इन्होंने बाहर के व्यापारियों को अभी तक डरा के रखा है। कौन लगाएगा फैक्ट्री, बता दीजिए। अभी भी आप जंगल राज की बात करते। वो बीत गया। बदलाव हर आदमी में जरूरी है। मारा और मारा आप कहने हैरान वाला होंगे, आदमी रामा रामा कहता है। खेसारी जी, आप हैरान होंगे कि जब मैं पटना और बिहार के बाकी गांव की सड़कों पे भी युवाओं से मिल रही, तो 20 साल का युवा जब पैदा भी नहीं हुआ था, जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे, वो भी कहता है कि जंगल राज है। यानी कहानियों में लोगों को लोरियां बच्चों को सुनाई जा रही हैं, वो भी जंगल राज की लोरियां हैं। आज देखिए, सफर तो आज हम कर रहे हैं ना, 20 साल का बच्चा कर रहा है, नौकरी उसको चाहिए। 20 साल पहले वाले आज बुजुर्ग हो चुके हैं। लेकिन जो अभी 20 साल के बच्चे हैं, उनको रोजी रोजगार चाहिए, उनको बेहतर शिक्षा चाहिए। भाई आप इनके, इन 20 साल के जो बच्चे हैं, इनके लिए क्या किए हो वो बताओ ना। आज भी आप मुझे डरा के बैठे हो और पूरी दुनिया को डराते हो यार। कौन यहाँ पे आएगा बता दीजिए। सीता मंदिर बना तो दोगे, लेकिन जंगल आज में सीता मंदिर में कौन दर्शन करने आएगा बाहर का आदमी। क्योंकि लोग तो डरे हुए हैं। और डराने वाला कोई और नहीं, आप ही सब हैं। तो आज जो जो 20 साल का बच्चा है, अभी तो सफर वो कर रहा है ना अपनी जिंदगी को कितने मुश्किल से। आज ट्रेन जो दे रहे हैं, क्या आप 80 साल के लोगों के लिए ट्रेन दे रहे हैं? वही 20 साल के बच्चे इस ट्रेन से जा रहे हैं। तो सफर आजकल 20 साल के बच्चे कर रहे हैं। ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। मैं यही सवाल कर रहा हूं कि आप राम मंदिर बनाए, तो वहां पे राम मंदिर नहीं था तो आप बनाए और उसका गुण गा रहे हो। तो भाई उसी तरह बिहार में क्या बनाए हो, उसका गुण कब गाओगे और वो हमें कब बताओगे आपने बिहार को क्या दिया। सही आपने याद दिलाया ये। अब मुझे ये बता दीजिए, आप तो बातें ऐसी करते हैं, लगता है कि दिन भर सुनता ही रहे कोई, लेकिन मैं जानती हूँ समय आपके पास भी कम है। मुझे ये बताइए, 3 चीजें ऐसी बता दीजिए मुझे कि अगर सरकार बनती है आपकी पार्टी की, तो आप बिहार में बदल देंगे। देखिए, लालू यादव नए नहीं है बिहार के लिए, तेजस्वी यादव भी नए नहीं है बिहार के लिए। वो अलग बात है कि कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन उनका परिवार नया नहीं है। जो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, 3 ऐसी चीजें मुझे बताइए आप जरा, और लिख के दे दीजिए, जो आप बदल देंगे, जिसके लिए आपको ये वोट मैं करे जनता। सच पूछिए तो देखिए, सरकार बनेगी। तेजस्वी भैया ने जो बोला है, ये उनके वादे हैं, वो पूरा करेंगे। मैंने अपने छपरा के लिए वादा किया है कि छपरा का जो जल जमाव है, सबसे पहले मैं प्रयास करूंगा कि ये व्यापारियों की जो पीड़ा है, उस पीड़ा को कैसे दूर करूं। क्योंकि उनको अगर हम बेहतर व्यवस्था ही दे देना, तो छपरा को किसी की रोजगारी की जरूरत नहीं है। वो अपने आप बेहतर कमाने वाले लोग यहाँ पे हैं, उनकी दुकान से उनका घर चलता है, अपने बच्चों का भविष्य भी तय कर रहे हैं। लेकिन एक सरकार उनकी बेहतर व्यवस्था भी नहीं दे पा रही है। मैं प्रयास करूंगा कि यहाँ के जल जमाव पे सबसे पहले काम करूं, और पानी निकासी पे काम करूं, ताकि हमारा छपरा कभी पानी में डूबे ना और व्यापारियों का नुकसान ना हो। दूसरा, शिक्षा पे मैं प्रयास करूंगा कि हमारे जितने भी भाई बहन हैं, बेहतर शिक्षा छपरा में ही ले। और कॉलेज से लेकर स्कूल तक जितनी भी व्यवस्था हो, प्राइवेट की तरह सरकारी को बनाऊं मैं। और अस्पताल इतना बेहतर बना दूं कि हमें दिल्ली एम्स में जाने के ना पड़े। बहुत अच्छी आप क्योंकि बातें कह रहे हैं, यही बिल्कुल। बिल्कुल। अब आखिरी सवाल आपसे कि आपको भी जातिवाद का जो जहर है बिहार में और हमारे पूरे जो उत्तर भारत में है, आपको भी सहना पड़ा। जब आप इस इंडस्ट्री में आए, उच्च जातियों का कब्जा था। अब जिस राजनीति में आप आ रहे हैं, वहां भी जो है उच्च जातियों का कब्जा है। जातिवाद पर बिहार में आप क्या कहना चाहेंगे, एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो तथाकथित निचली जाति से आया, ऊपर तक वो उसने अपना एक तरह से चढ़ान उसने की, ऊपर तक चढ़कर आया सीढ़ी से। आप जो युवा आपको देख रहे हैं इस वक्त, जो गरीब घर से आते हैं, जो निचली जातियों से आते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, जात उसके लिए मायने रखता है ना जिनको कुछ जात से चाहिए। मुझे अपने जात से कुछ नहीं चाहिए। मैं पैदा हुआ था तो बस एक इंसान पैदा हुआ था। और शायद मेरे माँ बाप ने नहीं, बल्कि पूरे गांव ने खिलाया होगा मुझे। तो मैं उसी हिसाब से देखता हूँ कि हर जाति के लोगों ने मुझे प्यार दिया है। तो मेरे लिए जात मायने रखता ही नहीं है। मैं अगर कलाकार बना, तो हर समुदाय के लोग, हर जाति के लोगों ने मुझे आशीर्वाद देकर, मेरा गाना सुनकर, मेरा फिल्म देखकर, मेरी एक्टिंग देखकर मुझे बड़ा किया है।
आज मैं जब रोड पे उतरता हूं तो कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ मेरे जात के लोग वहां होते हैं। हर आदमी आशीर्वाद और आंखों में खिसारी के लिए जो इमोशन देख रहा हो, वो मेरे को एक इमोशनल पल है। तो मेरे लिए जात मायने नहीं रखता, क्योंकि मैं एक बेहतर इंसान बनना चाहता हूँ। और इंसान के लिए जात जरूरी नहीं है, इंसानियत जरूरी है। तो मैं इंसानियत के हिसाब से चलना चाहता बहुत बहुत शुक्रिया खेसारी लाल यादव, आपने इतने अपने बिजी शेड्यूल में से हमें वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हूँ। थैंक यू।